स्टूडेंट्स वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा आज का इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था उसके सोल्यूशन के बारे में। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। जैसे कि हमने बहुत पहले डिस्कस भी किया था, हमने मॉर्निंग में भी कल मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, वीडियो डाले थे मैंने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और मैं बहुत दिनों से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रही थी, तो आई होप आप लोगों ने वो प्रैक्टिस किया होगा। उसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया था। सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू भी है कि पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, तो आई होप आप लोगों का भी पेपर अच्छा गया होगा। तो अब इस वीडियो में हम देख लेंगे कि हमारे जो भी सॉल्यूशंस है वो कैसे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप चेक कर सकते हो कि आपने जो आंसर लिखा है वो राइट था कि रॉन्ग था। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था ए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, वो था मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं हमें तो पता ही है। माइक्रो मतलब जो छोटा पार्ट होता है, तो वो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया था कि स्लाइसिंग मेथड होता है। तो आंसर विल बी ओनली सी, दैट इज़ थर्ड वन। ठीक है, ये तो आप लोगों ने करेक्ट किया ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ओके, फिर सेकेंड वाले की बात करते हैं, फैक्टर्स विच आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो उसके अंदर है ऑप्शन नंबर 4 ए, सी एंड डी, मनी लेंडर, हुंडी और चिट फंड्स। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड आते हैं, अपना कमर्शियल बैंक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड वाले की, ऑप्टिमल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर जो आंसर था दैट वाज बी वाला प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज और सी वाला प्रोविज़न ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो ये दोनों थे आपके करेक्ट आंसर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये राइट किया होगा। ओके, फिर अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 2। 3 में ऑप्शन नंबर 1 था, सेकंड में ऑप्शन नंबर 4 था। ओके, 3 में था ऑप्शन नंबर 1 और 4th में है ऑप्शन नंबर 2। मतलब ए, बी और सी इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन, और सेकेंड वाला इंडेक्स नंबर हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, थर्ड वाला इंडेक्स नंबर हेल्प टू फ्रेम सूटेबल पॉलिसीज़। तो ये थे आपके आंसर्स। ओके, फिर है हमारा 5th वाला, ब्लड बैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, ब्लड बैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस यूटिलिटी, ये था आपका आंसर। फिर उसके बाद है जो हमारा ऑड मैन आउट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये 5 मार्क्स मिल गए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी ज़्यादा इजी थे। फिर बी वाला देख लेते हैं, फाइंड दी ऑड मैन आउट। तो इसके अंदर पहला वाला जो है टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड और मार्केट डिमांड। तो जो राइट आंसर था वो था मार्केट डिमांड। ओके, फिर सेकेंड वाला जो है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर, मनी वैल्यू, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर जो ऑड मैन आउट था वो था स्टैटिक कॉन्सेप्ट। फिर थर्ड वाला जो है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट के अंदर डेफिशिट बजट, ज़ीरो बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट। तो राइट आंसर वाज ज़ीरो बजट। ओके, फोर्थ वाला जो है लीगल मोनोपोली, उसके अंदर है पेटेंट, ओपीईसी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। सो द राइट आंसर वाज ओपीईसी। फिफ्थ वाला है फाइनेंशियल असेट्स, बॉन्ड्स, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर जो राइट आंसर था दैट वाज लैंड। अगर आप लोग ने कॉमन सेंस भी लगाया होगा तो इन ऑड मैन आउट्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ गया होगा। ठीक है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। आई होप आप लोगों को ये दोनों मिला के 10 मार्क्स हो गए रहेंगे। ओके, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने किसके राइट हुए हैं और आपका पेपर कैसा गया है, वो भी आप मुझे बताना। ओके, फिर बात कर लेते हैं सी की, गिव इकोनॉमिक टर्म। पहला वाला है मोर क्वांटिटी इज़ डिमांडेड
ड्यू टू द चेंज इन द फेवरेबल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस। इसका जो आंसर था दैट वाज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, व्हाट वाज द आंसर? इंक्रीज इन डिमांड। आई होप यू आर चेकिंग योर आंसर्स। इंक्रीज इन डिमांड। फिर उसके बाद सेकेंड वन जो है डिपॉजिट दैट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, दैट आर डिमांड डिपॉजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, डिमांड डिपॉजिट इसका राइट आंसर है। फिर है चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज, दैट आर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक, ने बहुत बार इस पे बात भी की है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर फोर्थ वाला जो है नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली। नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट का आंसर है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, आंसर इज मार्जिनल कॉस्ट। फिर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द इनकम ओनली, इसका आंसर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, आंसर क्या है इसका? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन आई होप आप लोगों का इकोनॉमिक टर्म भी करेक्ट गया होगा, 5 में से 5 मिल गए होंगे सबको। अब हम बात कर लेते हैं डी वाले की, दैट इज़ कंप्लीट द कोरिलेशन। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक, तो माइक्रो का आएगा पार्शियल इक्विलिब्रियम, वेरी इजी। उसके बाद आउटपुट मेथड डैश, इनकम मेथड फैक्टर कॉस्ट मेथड, तो आउटपुट मेथड में प्रोडक्ट मेथड या इन्वेंटरी मेथड आएगा। फिर थर्ड वाला है फॉर्म यूटिलिटी फर्नीचर, तो डॉक्टर का क्या आएगा? सर्विस यूटिलिटी। ओके, डॉक्टर का सर्विस यूटिलिटी आएगा। फिर उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, दे आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, तो ये क्वेश्चंस कुछ उससे सिमिलर होते हैं, इसीलिए बोला जाता है आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, तो ई डी इज इक्वल्स टू 0 कब आता है? इन इलास्टिक डिमांड में आता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। फिर डैश चेंज इन सप्लाई है, तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ सप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा? प्राइस कांस्टेंट। ओके, द आंसर विल बी प्राइस कांस्टेंट। आई होप आप लोगों ने ये सब राइट लिखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ए की, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। यानी 3 लिखने थे 5 में से। इसमें से जो थर्ड वाला था ना, दैट वाज समथिंग इशू था, बट उसमें इंक्रीज इन डिमांड आएगा। ओके, बट बाकी के आपने आई होप अटेम्प्ट किए होंगे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर्स को। पहला वाला जो है दैट इज़ मनीषा सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ यूटिलिटी। ओके, इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स यूटिलिटी। फिर सेकेंड वाला जो है रघु's फादर इन्वेस्टेड हिज मनी इन अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ इक्विटी एंड डेट रेज्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। इसका आंसर क्या है? लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म होता है मनी मार्केट। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैपिटल मार्केट। थर्ड वाला जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसका आंसर अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, आई थिंक इट इज़ इंक्रीज इन डिमांड। ओके, बट फोर्थ वाला जो है महाराष्ट्र परचेज्ड वीट फ्रॉम पंजाब, इट इज़ इंटरनल ट्रेड। उसके बाद जागृति रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ ₹5000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, उसका आंसर था ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये लिखा होगा और इसके साथ साथ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लिखा होगा, बिकॉज आपके आइडेंटिफाई करने का सिर्फ 1 मार्क्स था और बाकी का 1 मार्क्स जो था वो आपके एक्सप्लेनेशन पे डिपेंडेंट था। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बी वाला, डिस्टिंग्विश बिटवीन
आई होप आप लोगों ने इसके भी 4 पॉइंट्स करके लिखे होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर दी फॉलोइंग एनी 3, कोई भी 3 लिखने थे, इजी आया था। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, आप ये सारी चीज़ें लिख सकते थे इसके अंदर। सेकेंड वाला था एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। फिर एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट ईजीएस्ट। देन फोर्थ वाला एक्सप्लेन एनी 4 रीजन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ईजी था, आई होप आपने लिखा होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। स्टेट विथ रीजन्स वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 3। पहला वाला है ओवर लास्ट 75 years India's foreign trade has undergone a complete change in terms of composition and direction। ठीक है, तो ये जो था वो था एग्री था इसका आंसर। सेकेंड वाले का था मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, एब्सोल्युटली राइट, मतलब एग्री। फिर था प्राइस मेकर इज़ द ओनली फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, डिसएग्री। क्या सिर्फ प्राइस मेकर ही एक ऐसा फीचर होता है क्या, पूरे बुक में वही दिया था, नो, तो डिसएग्री। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, एग्री। और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एग्री। एक ही तो नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है, मतलब यू कैन कंसिडर इट एज मैनी। तो आई होप आप लोगों ने ये आंसर्स भी राइट लिखे होंगे विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस, ओके, सफिशेंट एक्सप्लेनेशंस, ओके। फिर अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। स्टडी द फॉलोइंग फिगर टेबल पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। ये जो आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा इजी था। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन को किया होगा अच्छे से। जैसे कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट दी फॉर्मूला। सबसे पहला जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था दैट वाज राइट दी फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला था, एक पढ़ा था हमने इनकम का और प्राइस का, दोनों का सेम था, बस इनकम में y आता है, प्राइस में p आता है। तो समीशन ऑफ P1 अपॉन P0, बिकॉज P1 इज़ द करेंट ईयर एंड P0 इज़ द बेस ईयर। तो ये दोनों करके आपको फॉर्मूला लिखना था, तो बहुत ज़्यादा ईजी था। फॉर्मूला लिखने का ही आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल रहा था। तो द आंसर वॉज सबमिशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सबमिशन ऑफ P0 एंड सबमिशन ऑफ P1। P0 भी दिया है टेबल में, P1 भी दिया है, दोनों को ऐड करना था। जो आपका ये था P0 वो है, अगर वो आप लोग ऐड करोगे P0 को तो वो आपका आएगा 200, और अगर P1 को ऐड करोगे तो वो आएगा आपका 300। तो इसका आंसर था 200 और 300। थर्ड वाला जो है फाइंड द प्राइस इंडेक्स P01, मतलब करेंट ईयर का पूछा है आपको, प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो क्या फॉर्मूला क्या है प्राइस इंडेक्स का, सबमिशन ऑफ P1 अपॉन P0। तो P1 क्या है 300 अपॉन 200 इंटू 100, तो जो भी आंसर रहेगा 150 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। एक ये था, एक पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इजी था, अब वो तो आपको पैराग्राफ से ही पता चल जाएगा। एक बार हम सेकंड वाला देख लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला वाला जो है राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड है स्टूडेंट्स इसका आंसर, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड है। फिर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड्स कम अंडर दी चेंजेस इन डिमांड। आई होप आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। पहले वाले का है इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड वन का है डिक्रीज इन डिमांड, थर्ड वन का है कांस्टेंट, और चौथे वाले का है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड्स कम अंडर दी चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। आई होप आप लोगों ने ये भी किया होगा, इसमें आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ये जो था ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से लॉ ऑफ सप्लाई भी आया था, प्राइस इलास्टिसिटी विद इट्स टाइप्स वाज आल्सो वेरी इजी। तो आप लोगों ने आई होप ये 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे। जिन लोगों ने नेशनल इनकम को इफ अगर स्किप किया होगा तो वो बाकी के दोनों क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 3B जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप लोगों ने ये सब अटेम्प्ट किया होगा।
स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशंस बोला था, एक्सेप्शंस बोला नहीं था। तो उसमें सिर्फ अगर आपने अजम्पशंस लिखे होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा पेपर था जो कि मेरे अकॉर्डिंगली इजी था, बट आपके अकॉर्डिंगली आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी मार्क्स आपने स्कोर किया है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी उनके आंसर्स पता चल पाए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलते रहे। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब। ओके, till then take care, thank you so much।